हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टेट कॉमर्स 2018 का पेपर, जिसमें हम सिर्फ कॉमर्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 91, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ मोदगिलानी एंड मिलर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सी अजम्पशन नहीं है? होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन होती है अजम्पशन, अब्सेंस ऑफ टैक्स भी होता है, रैशनल इन्वेस्टर एंड मैनेजर भी होता है। कौन सी अजम्पशन नहीं है? इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट, क्योंकि मुदगलानी एंड मिलर अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कैपिटल मार्केट है वो कैसी होती है? परफेक्ट होती है। तो आपको सारी अजम्पशंस पता होनी चाहिए। कौन कौन सी अजम्पशंस होती हैं? देयर आर परफेक्ट कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टर बिहेव रैशनली, जल्दी जल्दी मैं रीड आउट कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इंफॉर्मेशन अबाउट द company is available to all without any cost. There are no flotations and transactions cost. No investor is large enough to affect the market price of the share. यानी कि किसी भी इन्वेस्टर का इतना बड़ा शेयर नहीं होता इन्वेस्टमेंट में कि मार्केट शेयर को इम्पैक्ट कर पाए। There are either no taxes or there are no difference the tax rate applicable to dividend and capital gain. The firm has a rigid investment policy. There is no risk or uncertainty in regard to the future of the firm. ठीक है, तो ये है कुछ assumptions, और यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रही थी कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है, इसमें क्या गिवन था? इम्परफेक्ट कैपिटल मार्केट। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 92, नीड इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट इज रिलेटेड टू। देखिए, नीड जो सिस्टम है ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए, इसको एस्टेब्लिश किया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, लेकिन आपसे पूछा किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से, और यू कैन से ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया से। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसका रिलेटेड इन्फो भी डिस्कस कर लेते हैं। एज वी डिस्कस, नीट सिस्टम किसने डेवलप किया था, किसने स्टार्ट किया था? ये एनएससी ने स्टार्ट किया था। कब किया था? 1994 में। क्यों स्टार्ट किया था? फॉर क्रिएटिंग एफिशिएंसी, लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेडिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। और बीएससी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए क्या इन्वेंट किया था? बोल्ट। और वो कौन से ईयर में किया था? मार्च 1995। ठीक है, बहुत कुछ है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 93, द बुक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाय। जो बुक है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो लिखी है आपकी पीटर एफ ड्रकर ने। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, इन द मैनेजरियल ग्रेड डेवलप्ड बाय Black and Morton, a manager who has high consideration for production but little concern for people. High concern for production, little concern for people, वो ग्रिड क्या होगा? 91। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए, अगर हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, लो कंसर्न फॉर पीपल है, तो वो है 91। 19 कौन सा होगा? हाई कंसर्न फॉर पीपल, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। 11 लो कंसर्न फॉर पीपल, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्ट, और यू कैन से प्रोडक्शन। और 5 क्या होता है? मिड सिचुएशन, दोनों के लिए इक्वल एम्फेसिस है। इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रिड को, ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। सी, दिस इज द ग्रिड। ऑन एक्स एक्सिस वी कैन टेक कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, एंड ऑन वाई एक्सिस वी टेक कंसर्न फॉर पीपल। As I already told you, if there is one grid, it means low concern for production and low concern for people. देखिए, x की एक्सिस की बात हो रही है, तो जो पहला वाला होगा वो x की वैल्यू होगी, और दूसरा वाला क्या होगा? y की। x एक्सिस पे क्या है? कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। y एक्सिस पे क्या है? कंसर्न फॉर पीपल। अभी हमने हमारे क्वेश्चन में क्या था? हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड लो कंसर्न फॉर पीपल। तो कौन सा ग्रिड था? 91। high concern for people and low concern for high concern for production, low concern for people. Similarly, if there is high concern for production and high concern for people, the grid is 99. If there is low concern for production and high concern for people, the grid is 19. And these are the other name of this grid.
मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अपने आप में अगर सब कुछ डिस्कस करेंगे तो हाफ आवर 1 आवर का एक अकेला टॉपिक होता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको साथ में देती चलूं बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। क्वेश्चन नंबर 95, पीरियड कॉस्ट मीन्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक फैक्ट्री रेंट पे दी हुई है और उसका 1 मंथ का रेंट 5 लाख है, तो ये क्या होगी? पीरियड कॉस्ट। तो पीरियड कॉस्ट कैसी होती है? फिक्स कॉस्ट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। अनकेटेड स्टैंड फॉर, अनकेटेड का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1994 में। तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ भी याद रख लेना, हो सकता है ये भी पूछे कि भाई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कब एस्टेब्लिश हुई थी, देन आपको ईयर इसका पता होना चाहिए, 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड? हायरार्की ऑफ नीड का कंसेप्ट किसने दिया था? इब्राहिम मास्लो ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, a group of firm in the industry following the same and similar strategies are called। इंडस्ट्री की कुछ फर्म्स का ग्रुप जो है सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, सॉरी सेम नहीं, सिमिलर स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक ग्रुप। बेंचमार्किंग क्या होता है? एक स्पेसिफिक इंडिकेटर से, मेजरमेंट इंडिकेटर से जो मार्केट लीडर है इंडस्ट्री का, जिसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उसके साथ परफॉर्मेंस को मैचअप करना क्या होता है? बेंचमार्किंग ग्रुप। ग्रुप कोहेसिवनेस इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ द बॉन्ड अमंग द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे कि फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, वो किसी भी बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरेस्ट से या कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो ग्रुप कैसा है? ग्रुप कोहेसिवनेस। Moving on the next question, question number 99. Standard price of ₹6 per kg, actual price of ₹8 per kg, standard quantity 1000 kg, actual quantity 900 kg. Calculate material cost variance and material usage variance. Material cost variance क्या होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1000, स्टैंडर्ड प्राइस है 6, एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। इसको सोल्यूशन करोगे, ये 6000 आ रहा है, ये 7200 आ रहा है, यानी कि आंसर क्या हो गया? 1200 एडवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। इसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है? नेगेटिव की ज्यादा, 7200। मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होता है? यूसेज की बात हो रही है तो क्वांटिटी अंदर आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता, जो कि हम एक पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। हमारे क्वेश्चन में यूसेज पूछा है, वैल्यू पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस पॉजिटिव 100 आ रहा है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? 600 फेवरेबल। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 1200 एडवर्स और मटेरियल यूसेज वेरिएंस है 600 फेवरेबल, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। इन अ कंपनी वीकली मिनिमम and maximum consumption of material A are 25 and 75 units respectively. The reorder quantity as fixed by the company is 300. The material is received within 4 and 6 weeks, means minimum time period क्या है? 6 weeks और maximum क्या है? सॉरी, minimum है 4 और maximum क्या है? 6 weeks. From the issue of supply order, calculate minimum label and maximum label of material A. Minimum label क्या होता है? Minimum stock level is equal to reorder level minus maximum quantity into maximum
टाइम पीरियड। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, सॉरी मैक्सिमम नहीं होगा, रीऑर्डर लेवल की डेफिनेशन लिख दी मैंने बाय मिस्टेक। मिनिमम लेवल क्या होगा, रीऑर्डर लेवल, जो कि क्या होता है मैक्स क्वांटिटी इनटू मैक्स टाइम पीरियड माइनस एवरेज क्वांटिटी इनटू एवरेज टाइम पीरियड। मैक्स क्वांटिटी हमारे पास है 75, मैक्स टाइम पीरियड है 6 माइनस एवरेज क्वांटिटी 25 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 50, एवरेज टाइम पीरियड 4 प्लस 6 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5। आंसर क्या हो जाएगा 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 5 5 जा 25 यानी कि 200। मिनिमम लेवल क्या हो गया 200, हमारे पास सिर्फ 200 ऑप्शन नंबर 3 में ही है, तो मैक्स निकाले बिना ही हमारे पास आंसर आ गया। स्टिल वी आर कैलकुलेटिंग मैक्स स्टॉक लेवल। मैक्स स्टॉक लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम क्वांटिटी इनटू मिनिमम टाइम पीरियड। सी रीऑर्डर लेवल हमने निकाला था यहाँ पे मैक्स इनटू मैक्स करके 450 था। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, रीऑर्डर क्वांटिटी 300, मिनिमम कंजम्पशन 25, मिनिमम टाइम पीरियड 4, कैलकुलेशन करेंगे ये आ गया आपका 750 माइनस 100 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 650। मिनिमम स्टॉक 200, मैक्सिमम 650। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज propounded by, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने propound की है, विक्टर वरुण। ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. Question number 103. Which one is called Bretton-Woods twins? किसको कहते हैं इसमें से, Bretton-Woods twins, IMF and IBRD. Option number 3 is the right answer. See, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में चले जाते हैं क्योंकि ईयर इंपॉर्टेंट है काफी, ये भी इसका ईयर भी देखिए। जो ब्रिटन वुड सिस्टम है उससे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक क्या है, IBRD, और ये कब बने थे 1944 में। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC USA में। जो वर्ल्ड बैंक क्या है और जो आपका IMF है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC। और IMF का इंटरनेशनल आप IMF की फुल फॉर्म मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताइए। IBRD की मैं आपको बताती हूँ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IMF का आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही सिंपल सी है। क्वेश्चन नंबर 104, परचेज मशीनरी फॉर दिस एंड इशू चेक। मशीनरी खरीदी और चेक इशू किया है, मशीनरी आ गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपसे क्वेश्चन पूछा है किसको डेबिट करेंगे इस ट्रांजेक्शन में, किसको डेबिट करेंगे, तो किसको डेबिट किया है, मशीनरी को। 104 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, under which section minimum alternative tax MAT was introduced by Finance Act 1987? तो किसमें किया था, वो किया था सेक्शन 115J ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। द बजट दैट इज प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कौन सा बजट बनता है, बजट फॉर द की फैक्टर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 107. A company earned a profit of rupees 3000 during the year 14-15 if the marginal cost and selling price of a product are 8 and 10 respectively. Find out the margin of safety.
क्या निकालना है आपको? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला प्रॉफिट से रिलेटेड भी होता है। क्या होता है वो? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें निकालना है, प्रॉफिट हमारे पास है 30,000। पीवी रेशो क्या होता है? पीवी रेशो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। इस तरह से निकालते हैं परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे सेल्स है 10, वेरिएबल कॉस्ट है 8, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? 2 अपॉन सेल्स। सेल्स कितना है? 10, ये ऊपर चला जाएगा 30,000 और ये जो परसेंटेज का 100 है वो क्या हो जाएगा? उसको आप नहीं लगाओगे क्योंकि हमें परसेंटेज में यहाँ पे आंसर नहीं पूछा है। उसको आप यूज करोगे, यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। अभी पहले हमें नॉर्मल करना है, लास्ट में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इफ रिक्वायर्ड। अभी हमारे पास क्या है? 2 कंट्रीब्यूशन, ये 10 है, ये हो गया आपका 10 ऊपर जाके डिवाइड, नीचे डिवाइड करा, ऊपर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2। 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 1,50,000। ठीक है, हमने 100 यूज नहीं किया। पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। अगर हमें इसे परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम 100 का यूज करते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कंट्रीब्यूशन हमें रुपीस में गिवन है और ये हमें पर यूनिट गिवन है और ये टोटल गिवन है, इसलिए हमने 100 यूज नहीं किया। हमने सीधा सीधा परसेंटेज में, क्योंकि हमसे आंसर नहीं पूछा पीवी का, हमने नॉर्मल फॉर्मूला यूज किया पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, ये डिवाइड करा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई किया, कट किया, यू विल गेट 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 108, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? F.W. टेलर। और हेनरी फ्यूल किसके फादर है? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कौन है? हेनरी फ्यूल। क्लियर? और दोनों किससे रिलेटेड है? क्लासिकल थ्योरी से। क्वेश्चन नंबर 109, विच research include all type of research into human motives when it refers to quality research designed to uncover the consumer subconsciousness or hidden motivation? माननीय अभिप्रायों में कौन से अनुसंधान में वे सभी प्रकार के अनुसंधान आ जाते हैं जो गुणात्मक अनुसंधान, जिसे उपभोक्ता के अवचेतना अथवा प्रच्छन्न उत्प्रेरक को जानने के लिए बनाया जाता है, उनको क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, क्या होते हैं? मोटिवेशनल रिसर्च। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि हम किसको जान रहे हैं? किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? कंज्यूमर के बारे में, तो वो क्या होगी? मोटिवेशनल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 110, रुगावे राउंड पर्टेन टू। जो रुगावे राउंड है वो है आपका WTO और गाट दोनों से रिलेटेड है। WTO और गेट दोनों से रिलेटेड है रुगावे राउंड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। इसमें एक आंसर नहीं होगा, 2 आंसर होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कॉज ईदर एन अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड? इनमें से कौन ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड नहीं करेगा? मतलब कौन सा इसमें से पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन है जिससे ना तो ओवर होगा ना अंडर होगा? तो कौन सी सिचुएशन इसमें से होगी? डायरेक्टली मैं आंसर पे आती हूँ। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर बीइंग ग्रेटर देन बजट। अगर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर जो है बजटेड से मोर है तो अंडर और ओवरहेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे ओवरहेड की बात हो रही है और डायरेक्ट क्या है? आपका प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, तो इसको डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्योंकि आपसे पूछा है नोट कॉज ईदर एन अंडर और ओवर, तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर है अगर वो बजटेड से ज्यादा है तो उससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112,
12. कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एक को छोड़ के. तो क्या नहीं प्रोवाइड करती है कॉस्ट अकाउंटिंग? कैश फोरकास्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट भी पता चलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चल जाएगी, इन्वेंट्री की वैल्यू भी पता चल जाएगी कि लेकिन कैश फोरकास्टिंग नहीं पता चलेगी. एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट जो को हम क्या कहते हैं? पेपर गोल्ड. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114. In the model of consumer behavior given by Flip Kotler, what constitute the marketing stimulus? Marketing stimulus जो फ्लिप कोटलर का कंज्यूमर बिहेवियर है, जो मॉडल है, उसमें क्या है? 4 पीस ऑफ मार्केटिंग. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है इस बार मार्केटिंग स्टिमुलस पूछी, नेक्स्ट टाइम कोई और भी पूछा जा सकता है एग्जाम में. This is the Flip Kotler model. इसमें if we are talking about marketing stimulus, there are 4 pieces of marketing: product, price, place and promotion. Other stimulus है economic, technological, political, cultural. Buyer characteristics है cultural, social, personal, psychological. Buyer decisional process है and then buyer decisions है, उसमें प्रोडक्ट चॉइस, ब्रांड चॉइस, डीलर चॉइस. तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको मेमोराइज भी कर लेना. क्लियर है? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115. व्हाट इज ओटीपी इन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस? क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में ओटीपी क्या है? वन टाइम पासवर्ड. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. When a company, question number 116, when a company offer new product in existing market, the strategy is known as. अगर न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केटिंग में लॉन्च किया जाता है तो उसको, या ऑफर किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका डायग्राम एंसॉफ मैट्रिक्स का पार्ट है, अगर ये इसको ध्यान से आप देखते हो तो. दिस इज द पार्ट ऑफ एंसॉफ मैट्रिक्स, जिसमें एक्स एक्सिस पे हम प्रोडक्ट को लिया है और यहाँ पे हमने लिया है मार्केट को वाई एक्सिस पे. एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन. इन सिंपल वर्ड, ये एंसॉफ के अकॉर्डिंग है. सिंपल वर्ड में पेनिट्रेशन क्या होता है? प्राइस लेस करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना. अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लॉन्च किया जाता है, उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट. अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में सोल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में ऑफर करते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट. न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो कि हमारा क्वेश्चन था, न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट. अगर न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में ऑफर करते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. क्लियर है? तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117. टाइम बहुत कम है और मेरे पास भी टाइम कम ही रहता है बिकॉज ऑफ माई जॉब. तो कोशिश तो ये थी कि आपके लिए बहुत कुछ करूं, पर जितना चाहता उतना नहीं कर पा रही हूँ. कोशिश कर रही हूँ जितने क्वेश्चन करा पाऊं आपको वो हम लोग डिस्कस कर लें. What is the characteristics of purely competitive market? Purely competitive means monopoly. Monopoly में one seller and large number of buyers होते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है large number of buyers and one seller. तो आपसे पूछा है what is the characteristics of purely competitive market? तो ये तो होगा नहीं इसका, क्योंकि उसमें क्या होता है? one seller and large number of buyer. सॉरी, purely competitive होती है perfect market. कहाँ मेरा दिमाग चला जाता है? परफेक्ट मार्केट. मोनोपोली नहीं होता. क्या होता है? परफेक्ट मार्केट. तो उसका करेक्टर पूछा है, तो उसमें क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. फ्यू सेलर्स नहीं होते, फ्यू बायर्स नहीं होते, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता. तो मेन करेक्टर इसमें से चूज करना हो तो क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 0. प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज सेम.
फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर। तो ये सारी क्वालिटी किसकी होती है? प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट और परफेक्ट मार्केट। क्वेश्चन नंबर 118, a project is worthwhile or profitable if its net present value is। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है अगर उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे for a commodity and what he actually does pay for it is called consumer surplus। कंज्यूमर एक प्रोडक्ट के लिए जितना प्राइस पे करने के लिए रेडी है और जितना प्राइस वो पे करता है उसके डिफरेंस को क्या कहते हैं? उसके डिफरेंस को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? किसी चीज के लिए प्रोड्यूसर जितना या जितने पे सोल्ड करने के लिए रेडी है और जितने पे सोल्ड करता है उसका डिफरेंस क्या होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस। यूटिलिटी कॉस्ट, सप्लायर सरप्लस, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। मेन चीज मैंने डिस्कस कर लिया, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? वन टाइम एक्सपेंडिचर करके टेक द एडवांटेज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें से कौन सा है? वो है फर्नीचर। बाकी सारे रिकरिंग नेचर के आइटम है, सिर्फ फर्नीचर ऐसा है जिसमें एक बार इन्वेस्ट करके मोर देन 1 ईयर तक इसका एडवांटेज गेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121, टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सी दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। लोगों को बताना क्या करना है और ये देखना कि वो उसको अपनी एबिलिटी के बेस्ट परफॉर्मेंस करें, उसको कहते हैं डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर 4 is the right answer. The selection based on some criteria from 2 or more possible alternative। 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव में सिलेक्शन करने को क्या कहेंगे? डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन नंबर 4 is the right answer. Moving on the next question, question number 123. The error of rejecting a null hypothesis is known as। एक ट्रू नल हाइपोथेसिस है, उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, ट्रू होते हुए भी उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। अगर ट्रू को रिजेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर, और अगर फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। आई एम रिपीटिंग, अगर ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। अगर फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। क्वेश्चन नंबर 124, सिस्टम यूज्ड टू डिटरमाइन द अट्रैक्टिवनेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देखिए, अट्रैक्टिवनेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट मेथड है? देखिए, कैंपस रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है, एम्प्लॉय रेफरल डायरेक्ट है, एम्प्लॉय एक्सचेंज डायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राइटिंग ऑफ लॉस्ट कैपिटल इज वन ऑफ द वेज इन विच द शेयर कैपिटल कैन बी। अगर लॉस्ट कैपिटल को राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे? कन्वर्टेड इनटू रिजर्व कैपिटल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, which ratio is calculated to know the extent of outsider fund and the shareholder fund। outsider fund और shareholder fund के लिए कौन सी रेशो यूज होगी? डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो क्या होती है? डेप्ट अपॉन इक्विटी, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स एंड लोन से जो पैसा है उनका जो रेशो निकालते हैं उसको बोलते हैं डेप्ट इक्विटी रेशो। इससे आउटसाइडर और शेयर होल्डर के फंड में रेशो क्रिएट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 128, the individual who report unethical practice by their employers to outsider are called।
सी कह रहा है वह व्यक्ति जो अपने नियोक्ता द्वारा की गई अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्ट बाहरी लोगों को देखता है उसे क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129, विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। इनमें से कौन सा क्रेडिट पॉलिसी का कंपोनेंट नहीं है? टर्म्स ऑफ सेल, क्रेडिट एनालिसिस, कलेक्शन पॉलिसी, ये है मार्जिनल रेट is not the component of credit policy. Option number 4 is the right answer. Question number 130. A principle which entitle the promisor to get compensation for the work done. जो काम किया है उसके लिए कंपनसेशन गेट करना प्रोमिसर के थ्रू, उसको क्या कहते हैं, क्वांटम मेरिट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, फैक्टर्स दैट इफेक्ट कंज्यूमर बाइंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न। जो फैक्टर कंज्यूमर की बाइंग पावर और स्पेंडिंग पैटर्न को इफेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132, an agreement between two parties to exchange a series of future cash flow is called। एग्रीमेंट दो पार्टी के अंदर फ्यूचर सीरीज ऑफ कैश फ्लो के लिए क्या कहलाता है, स्वैप। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। स्वैप क्या है, दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। यानी कि समटाइम क्या होता है कि दो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में कंज्यूमर इन्वेस्ट करता है और एग्रीमेंट करता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें फ्यूचर के कैश फ्लो से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्वैप। वैसे इसकी बहुत डेरिवेटिव मार्केट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा डेप्थ में डेफिनेशन है, बट आई एम टेलिंग यू द ओवरव्यू ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 133, what will be the financial leverage if sales of 1 lakh unit is rupees 2 lakh, variable cost per unit is rupees 0.70, fixed cost is rupees 65,000, interest charge is rupees 15,000। See, first of all you know the formula of financial leverage। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, सेल्स है आपके पास, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, आपके पास क्या हो जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सेल्स है 2 लाख, पर यूनिट 0.7 है, 1 लाख यूनिट है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 70,000। 2 लाख माइनस 70,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 65,000। 65,000 क्या बन जाएगा आपका, 7 और ये 65, 1,35,000 कितना बन गया ये, 1,35,000, यानी कि कितना आ गया, 65,000 आ जाएगा आपका। देन इबिट, इसमें से इंटरेस्ट लेस कर दो, इंटरेस्ट कितना है, 15,000, इंटरेस्ट ईबीटी कितना हो गया, ईबीटी हो गया 50,000। इबिट आया आपका 65,000, ईबीटी आया आपका 50,000, क्या आंसर हो जाएगा, पॉइंट लगाया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1.3 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 134. See, the practice of selling below cost with an intention to destroy the competitor. कॉस्ट से कम पे बेचना ताकि कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय कर दें, तो उसको कहते हैं पेडिट्री प्राइसिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लॉस प्राइसिंग क्या होता है, रिटेलर जो है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट से भी कम में बेचता है, यानी कि लॉस बियर करता है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, उसे बोलते हैं लॉस लीडर प्राइसिंग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट यूनिट्स के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज करना, और यू कैन से दैट
डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? लो प्राइस चार्ज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा मार्केट को टारगेट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 135, एंटरिंग फॉरेन मार्केट बाय ज्वाइनिंग विद फॉरेन कंपनीज। फॉरेन मार्केट में फॉरेन कंपनीज के साथ ज्वाइन होके एंटर करना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना या सर्विस प्रोवाइड करना क्या कहलाता है? जॉइंट वेंचरिंग। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, सोर्स ऑफ पावर डिपेंड ऑन फेयर, थ्रेट एंड पनिशमेंट। सोर्स ऑफ पावर जो फेयर, थ्रेट और पनिशमेंट से रिलेटेड है उसको बोलते हैं कोर्सिव पावर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बाकी पावर के ऊपर आप वीडियो के ऊपर कमेंट करके बताएंगे लिटिमेट पावर, एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 137, विच कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं उसको? लाफर कर्व। वी ऑलरेडी डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस लाफर कर्व। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, which among the following is not one of the famous committee appointed for examine credit limit for commercial bank in respect of working capital requirement? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के कंसर्न में इनमें से कौन सी कमेटी ऐसी है जिसे अपॉइंट नहीं किया गया उसकी फंड रिक्वायरमेंट को लेके? ये तो क्रैमिंग वाला क्वेश्चन ही है, वो है एसएस व्यास कमेटी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस रिस्क फ्री रेट इज नोन एज रिस्क प्रीमियम। भाई जितनी एक्सपेक्टेड रिटर्न थी और रिस्क फ्री रिटर्न है उसका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? रिस्क लेने का प्रीमियम, यानी कि रिस्क प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 140, which among the following is the statistical measure that indicate the peakness of distribution? इसमें से किस में होता है? कोटोसिस में पीकनेस होता है, कोरिलेशन में होता है, मीन्स में होता है, स्क्यूनेस में। किस में होता है पीकनेस? स्क्यूनेस। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। The oligopoly model in which the business assume that the competitor output are fixed. कंप्यूटर कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें ओलिगोपोली का, जिसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो कॉम्पिटिटर की आउटपुट है वो फिक्स है एंड साइमल्टेनियस डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कितना प्रोड्यूस करें, वो होता है कॉर्नोट ओलिगोपोली मॉडल। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 142. According to Harsey and Blanchard, situational approach to leadership, the participating style of leadership is. हार्से और ब्लेचार्ड के अकॉर्डिंग सिचुएशनल अप्रोच ऑफ लीडरशिप में कौन सा लीडरशिप स्टाइल प्रैक्टिस किया जाता है, कौन सा प्रैक्टिसिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप है? तो कौन सा होगा? वो होगा लो टास्क एंड हाई रिलेशन ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निम्न कार्य उच्च संबंध अनुमुख। क्वेश्चन नंबर 143, डैश इज द मैक्सिमम growth rate a firm can achieve without external financing of any kind? कहता है मैक्सिमम ग्रोथ रेट और अचीविंग विदाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बिना जो मैक्सिमम ग्रोथ अचीव की जाती है उसको बोलते हैं इंटरनल ग्रोथ रेट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144, सी the department K of a certain factory desired to quote the selling price of 10,000 unit. The detail of cost of 1,000 units are given. आपको 10,000 यूनिट्स के लिए प्राइस कोट करना है और जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो किसके लिए गिवन है? 1,000। सारे डेटा को किस में कन्वर्ट कर दो? 10,000 में, और कोस्ट असर्टेन करो कि 10,000 यूनिट की कितनी कोस्ट होगी। सी साइड बाय साइड करते जाते हैं पढ़ते हुए। मटेरियल 100 यूनिट और 1000 यूनिट के लिए 6 है और यूनिट कितनी है? 10 टाइम्स। तो हर एक कोस्ट को जो कि फ्लैक्चुएट होती है उसको 10 टाइम्स कर दो।
मटेरियल कॉस्ट क्या हो गया 60,000, देन लेबर कॉस्ट 1000 यूनिट के लिए 10 है तो 10,000 के लिए क्या होगा लेबर कॉस्ट, वो हो जाएगी 1 लाख। देन फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स है, फिक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यूनिट का, 8,000 का 8,000 रहेगा। वेरिएबल हर एक कॉस्ट को मैंने क्या बोला है 10 टाइम्स, क्योंकि 1000 का दिया और 10,000 का निकालना है, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है उनको 10 टाइम्स कर दो, जो फिक्स कॉस्ट है उनको एज इट इज रखो, क्या हो जाएगा ये 15,000। देन आफ्टर दैट एडमिनिस्ट्रेटेड ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटेड ओवरहेड में भी जो फिक्स है वो सेम रहेगा, फिक्स कितना है 4,000 और वेरिएबल कितना है 800, तो ये 800 क्या हो जाएगा 8,000, क्योंकि 1000 यूनिट्स का है, 10,000 का क्या हो जाएगा 8,000। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, फिक्स है 800, फिक्स एज इट इज रहेगा, वेरिएबल 100,000 के लिए 650 है, 10,000 के लिए क्या होगा 6500। ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट, इसका आप टोटल करेंगे, टोटल करके आपको देखना है कि कितना आपका आंसर आएगा, 1,68,000 एंड देन 15 4 19 17, ये हो जाएगा 2,02,300। ये हो गया टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस क्या कह रहे हैं, इट इज डिजायर टू चार्ज 15% प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है कॉस्ट का 15%, तो डायरेक्टली 2,02,300 का 15% निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा 30,345, इस वैल्यू को क्या निकाल देना है 15% प्रॉफिट, टोटल करेंगे यू विल गेट 2,32,645, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। It does declare that any act contrary or an excess of the scope of the activity of the company will be null and void, not binding on the company। कहता है यह घोषणा करता है कि कंपनी की गतिविधि के दायरे के विपरीत या उससे अधिक कोई भी कार्य शून्य और अमान्य होगा, कंपनी उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगी। तो इसको क्या कहेंगे, इस सिचुएशन को कहेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अनअधिकृत कार्यों का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, a program to change worker attitude about quality by stressing error free performance, error free performance में स्ट्रेस करके वर्कर के एटीट्यूड को किस तरह से चेंज किया जाएगा, इसमें से वो क्या होगा, वो होगा आपका जीरो डिफेक्ट, आंसर हो जाएगा 146 का 3। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, कैलकुलेट द बैलेंस एज पर पासबुक, आपको निकालना है बैलेंस एज पर पासबुक और गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस गिवन है, पासबुक का निकालना है, तो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं। डेबिट बैलेंस है कैश बुक का यानी कि पॉजिटिव, चेक इशू हुए हैं लेकिन बैंक से अभी तक डिडक्ट नहीं हुए, इसका मतलब पासबुक में अभी तक क्या है ये प्लस है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक बैंक में जमा कर दिया लेकिन उसका पैसा नहीं आया, तो पासबुक में अभी ये क्या है माइनस। इंटरेस्ट बैंक ने दिया है तो बैंक में वो प्लस है लेकिन अभी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक में वो माइनस होगा, लेकिन हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है तो उसके प्रोस्पेक्टिव से चलना है, तो पासबुक में क्या होगा ये प्लस। बैंक चार्जेस, बैंक ने अपने चार्जेस, अपनी सर्विस के चार्जेस कट कर लिए हैं, तो पासबुक में ये क्या होगा माइनस। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बट नोट इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो बैंक में से ये पैसा माइनस हो गया, अभी इसकी इन्फो नहीं थी तो कैश बुक में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई होगी, तो ट्रांजेक्शन को प्लस वाली को सारे ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट वाली को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 19,100। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। Moving on to the next question, question number 148.
Which organization structure consists of the direct vertical relationship which connect the position and task of each level with those above and below. देखिए कौन सा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्टिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है किसमें पोजीशन एंड टास्क ऑफ ईच लेवल, उसको बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब. एक जॉब के बारे में सिस्टमैटिक डेटा को कलेक्ट करना, इवैल्यूएट करना, उसको क्या कहेंगे? जॉब एनालिसिस. Job analysis is further classified into two categories: job description and job specification. तो यहाँ पे हमसे सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला पूछा था, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. लास्ट क्वेश्चन 2018 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 150. Which among the following is not the characteristics of zero-based busting? Zero-based busting का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? जीरो बेस्ड बस्टिंग फ्लेक्सिबल होती है, यस. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है एंड टारगेट ओरिएंटेड टेक्निक है, लेकिन मोर इफेक्टिव बस्टिंग कंट्रोल यू कांट से दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो बेस्ड बस्टिंग. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. तो दोस्तों ये थे 60 क्वेश्चन कॉमर्स के एस्टेट 2018 के पेपर के. दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए.